Hello everyone. I really wish that you all are safe, taking good care of yourself and your family क्योंकि अगर आज की डेट में अगर सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो यही है कि आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, कोविड-19 से अपने आप को बचा के रखें क्योंकि सिचुएशन दिन पर दिन खराब हो रही है और इस सिचुएशन में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सेफ और हेल्दी रहें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का एजेंडा दैट इज द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन डेटिंग 23rd of April. This is page number 6 editorial page of the Hindu e-paper. First article is judges pro term. इस आर्टिकल में बात करी गई है कि हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस थे उन्हें कुछ केसेस के लिए फिर से हायर किया जा रहा है ताकि इतना बैकलॉग जो हो गया है, इतने सारे केसेस पेंडिंग हो गए हैं जिन पर सुनवाई होना बची है, सो बैकलॉग जल्द से जल्द खत्म हो। पर ये भी बोला गया है कि ये जो रिटायर्ड जजेस का जो हायरिंग है, ये इस चीज को डिस्टर्ब ना करे कि जो नए अपॉइंटमेंट्स होना अभी पेंडिंग है, इतनी सारी पोस्ट जो है अभी भी वेकेंट है, खाली पड़ी है। सो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स को रोक कर ये रिटायर्ड जजेस का हायरिंग नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। चलिए इस आर्टिकल को हम डिटेल में देखते हैं कि क्या बोला गया है इस आर्टिकल में। Roping in retired High Court judges to clear backlog should not be at cost of the regular appointments. So regular appointments disturb नहीं होने चाहिए अगर हम retired High Court judges का अगर hiring कर रहे हैं तो। The Supreme Court's decision to invoke a dormant provision in the Constitution to clear the way for appointment of retired judges as ad hoc judges. Ad hoc का मतलब होता है कोई किसी भी टेम्पररी पीरियड के लिए, किसी भी टेम्पररी पर्पस के लिए कोई काम करना और फिर वो चीज अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड पर्पस के लिए ये रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट की बात करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इस प्रोविजन को यूज किया जाना चाहिए सो दैट ये जो अरियर्स हो रहे हैं, इतने सारे केसेस पेंडिंग हो रहे हैं हाई कोर्ट्स में, ठीक है, सो इसको क्लियर करने के लिए रिटायर्ड जजेस को हायर करना चाहिए। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीले भी हो रहा है जो जुडिशियल वैकेंसीज को फिल करने में हो रहा है। मतलब बहुत सारी जगह पर पोस्ट खाली है, हायरिंग्स नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, सो उनका डीले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जरूरत से ज्यादा ही डीले हो रहा है। Whether the fault lies with the collegium system or the center's tardiness, there is little doubt that the unacceptable delay in the appointment process in recent times has caused huge vacancies in the high courts. So किसी की भी गलती माने, वो कॉलेजियम सिस्टम की गलती हो या सेंटर की गलती हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती हो, पर ये अनएक्सेप्टेबल है कि इतने सारे पोस्ट अभी भी खाली है हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट लेवल पर। सो वहां के अपॉइंटमेंट्स में डीले नहीं होना चाहिए। ये जो डीले, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। Therefore, it is definitely not unwelcome that the court has chosen to activate Article 224A. ये जो 224A आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रोवाइड करता है कि आप एडहॉक बेसिस पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को हायर कर सकते हैं उनकी कंसेंट लेकर। मतलब अगर हाई कोर्ट के जजेस रेडी हैं तो ही आप हायर कर सकते हैं, आप उनके ऊपर जबरदस्ती या एक फोर्सफुली आप उन्हें हायर नहीं कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को। सो उनकी कंसेंट बहुत जरूरी है। A bench headed by CJI S.A. Bobde has made it clear that the challenge of mounting arrears and existing vacancies requires recourse to Article 224A. मतलब दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो अरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, दूसरा प्रॉब्लम है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो इनके लिए आर्टिकल 224A को फिर से इन्वोक करने की बात करी है कि इसे फिर से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। The numbers, both in respect of pendency of cases and vacancies in the high courts, are quite concerning. दोनों ही बातें डिस्टर्ब करने वाली है कि केसेस पेंड हो गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और वैकेंसीज हाई कोर्ट में बहुत है। तो अब कितना बैकलॉग हो गया देखिए, लुक एट दिस नंबर, 57 लाख केसेस का बैकलॉग हो गया है और वैकेंसीज है 40%, मतलब 40% सीट्स खाली है हाई कोर्ट में। So 5 high courts account for 54% of these cases और सिर्फ 5 हाई कोर्ट में ही 54% केसेस हैं। पर एक इंटरेस्टिंग डेटा भी सामने आया है। इंटरेस्टिंग डेटा ये है और ऑफिशियल डेटा ये बोलता है
कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड लार्ज बैकलॉग, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है कि कितनी वैकेंसीज है किसी हाई कोर्ट में और कितना बैकलॉग है। मतलब जनरली ऐसा होना चाहिए कि जिस भी हाई कोर्ट में ज्यादा वैकेंसीज है, मतलब ज्यादा पोस्ट खाली है, वहां पे बैकलॉग भी ज्यादा होना चाहिए, बट जो डेटा है वो ऐसा नहीं बताता। मद्रास हाई कोर्ट का सिचुएशन देखते हैं। 5.8 लाख केसेस वहां पर पेंडिंग है और वैकेंसी सिर्फ 7% है, मतलब 93% पोस्ट फुल है, लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल 5.8 लाख केसेस वहां पर पेंडिंग है। पर अगर कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर 44% पोस्ट खाली है, 44% सीट्स पर कोई काम करने वाला नहीं है, बट वहां पर जो पेंडिंग केसेस हैं वो सिर्फ 2.7 लाख है। सो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि किस तरीके से या तो जो लोग ऑलरेडी पोजीशन पर है वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ जगह पर ज्यादा काम हो रहा है। सो इंटरेस्टिंग डेटा है। As the provision has been utilized only sparingly in the past and for the limited purpose of disposing of particular kinds of cases, the endeavor to appoint ad hoc judges will have to come with some guidelines. See, पहले भी ये प्रोविजन था, यूज किया जाता था, पर बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए किया जाता था और पर्टिकुलर टाइप के केसेस के लिए यूज किया जाता था। पर अब अगर ये एड हॉक बेसिस पर जजेस को अगर आपको अपॉइंट करना है तो उसके साथ कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए। The court has made a beginning by directing that the trigger point for such an appointment will be when the vacancies go beyond 20% of the sanctioned strength. So, कोर्ट ने एक शुरुआत तो करी है गाइडलाइंस बनाने की। उन्होंने ये बोला है कि ये अपॉइंटमेंट तभी होगा जब 20% से ज्यादा कहीं पर वैकेंसी होगी तभी, या फिर 10% जो भी है बैकलॉग ऑफ द केसेस वो 5 साल, पिछले 5 सालों में ही बैकलॉग हुआ है। सो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तभी आप रिटायर्ड जजेस को हायर करेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी कि व्हेन केसेस इन पर्टिकुलर कैटेगरी आर पेंडिंग ओवर 5 इयर्स। सो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के केसेस पेंडिंग है क्योंकि कोई स्पेशलिस्ट पर्सन नहीं मिला इसलिए केसेस पेंडिंग है, तब आप किसी स्पेसिफिक जज को आप हायर कर सकते हैं। या फिर व्हेन द रेट ऑफ डिस्पोजल इज स्लोअर देन द रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेस। या फिर पुराने केसेस बहुत स्लोली खत्म हो रहे हैं और नए केसेस बहुत स्पीड से आ रहे हैं। The bench has ruled that the current memorandum of procedure be also followed for appointing ad hoc judges. एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए कि किस तरीके से आप जजेस को हायर कर रहे हैं। A process initiated by the Chief Justice of High Court with a suggested tenure of 2 to 3 years. So ये सिर्फ 2 to 3 years का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा उनका टेन्योर नहीं होना चाहिए। So कुछ गाइडलाइंस के साथ अगर ये काम होगा तो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। The court has clarified that this is a transitory methodology and does not constrain the regular appointment process. कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए मेथड यूज कर रहे हैं जब तक ये बैकलॉग क्लियर नहीं होता, पर इसकी वजह से कुछ भी रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है, जो रूटीन के जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। The government which did not oppose the proposal, हालांकि गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल का एड हॉक हायरिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई भी अपोज नहीं किया है, बट वांटेड द वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप फर्स्ट। पर गवर्नमेंट ये चाहती कि पहले वैकेंसीज को फुल किया जाना चाहिए। would do well to expedite the regular appointment process from its end. और जो रेगुलर अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करिए, मतलब स्पीड अप कर दो, किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करना, जल्दी जल्दी करना। सो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दो कि रेगुलर अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये जल्दी जल्दी होना चाहिए, and give up its propensity to hold back some recommendations selectively. As for the judiciary, it should ensure that only retired judges with experience and expertise are offered the temporary positions. And there is no hint of favoritism. एक चीज और बोल दी गई कि बस ये चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ ऐसे रिटायर्ड जजेस जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो इनके पास कुछ एक्सपर्टीज है, किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट है, सिर्फ ऐसे ही रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए टेम्पररी पोजीशंस के लिए। और कहीं भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई अपने रिलेटिव्स को हायर कर लिया, किसी को एक्स्ट्रा फेवर देना है इसलिए हायर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो एक्सपर्ट हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, ऐसे ही रिटायर्ड जजेस को हायर करना चाहिए।
So this was all about this article जहाँ पर ये बात करी है कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो आज के लिए आपका ये थोड़ा सा होमवर्क है कि आप हमारे कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम के बारे में आज थोड़ा आप पढ़ेंगे कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं, कैसे हायरिंग की जाती हैं, ये सेक्शन 224 एक क्या बोलता है, डिटेल में आप पढ़ेंगे। So this is your task for the day, right? चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, देखते हैं क्या बोला गया इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्रीन एंड रॉ। This article says that center should clarify how far experience can be treated as expertise for tribunal post. चलिए पहले ट्रिब्यूनल का मीनिंग समझते हैं, that what is tribunal। इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक स्पेशल कमिटी। और किस लिए बनी गई है ये स्पेशल कमिटी? कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो रूटीन की कमिटीज अपने रूटीन के काम करती हैं, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा ट्रबल है जिसके ऊपर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। सो दैट इज अ स्पेशल कमिटी जिसका पर्पस ही होगा कि वो सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So, क्या बोला गया? Center should clarify how far experience can be treated as expertise for tribunal post. इस ट्रिब्यूनल की जो पोस्ट है, मतलब इन कमिटीज में जो भी जिसको पोस्ट दी जाती है, सो उनके कितने एक्सपीरियंस को एक्सपर्टीज की कैटेगरी में डाला जाएगा। सी स्पेशल कमिटी में अगर आपको मेंबर बनना है या आपको कोई पोस्ट दी जाएगी, तो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि ये क्राइटेरिया के बेसिस पर ही ये आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे। ये अच्छी अगर ये आप फुलफिल करते हैं तभी आपको इस स्पेशल कमिटी में पोजीशन मिलेगी। सो वो क्या इतना डिटेल में मेंशन किया गया है कि कितना एक्सपीरियंस, अगर हमने लेट्स सपोज बोला है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आपको पोस्ट मिलेगी, बट पॉइंट ये कि क्या उस 15 साल के एक्सपीरियंस को डिटेल में दिया गया है गाइडलाइंस में कि किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस पोस्ट पर आप होना चाहिए, सारी चीजें क्लियरली बताना चाहिए सेंटर को। चलिए किस बारे में, कौन से ट्रिब्यूनल को लेकर आज ये टॉपिक है ये देखते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स एज एडजुडिकेटरी bodies in specific fields is based on the idea that specialization and expertise are required to decide complex cases of a technical nature. So अगर ट्रिब्यूनल्स अगर बनाए जाते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स में, अगर बनाए जाते हैं, तो उसके पीछे पर्पस ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं या टेक्निकल नेचर के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज लगता है, तो उसके लिए हमको स्पेशलाइज पर्सन चाहिए जिसने उस बारे में पढ़ाई कर रखी है या एक्सपर्ट है या एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग जब आते हैं तो डिसीजन ज्यादा बेटर मैनर में होते हैं। The tribunalization of justice is driven by the recognition that it would be cost effective, accessible, and give scope for utilizing expertise in the respective fields. So tribunalization जो है justice का करना, अगर किसी भी decision को लेने के लिए अगर tribunal create किया जाता है तो ये सोच के बनाया जाता है कि ये cost effective होगा, time कम लगेगा, and किसी भी person के expertise जब views आते हैं उस particular field में तो ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। Central to this scheme is the principle that the experts appointed to these tribunals should bring in special knowledge. पर्पस यही है कि अगर आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हो तो वो अपने साथ एक स्पेशल नॉलेज लाते हैं और एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। तो ये अल्टीमेट पर्पस होता है एक्सपर्ट्स को हायर करने का। Now, these criteria came under focus recently when the appointment of former IAS officer Girija Vaidyanathan as expert member in the Southern Bench of the NGT. Now, what is this NGT? NGT means National Green Tribunal. और इस ट्रिब्यूनल का काम ही ये है कि ये सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज पर ही फोकस करते हैं। सो एनवायरमेंट इश्यूज, अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मैटर्स हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, तो वो डिसाइड करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक्ट बना था 2010 में।
सो एनजीटी एक्ट 2010, तो यहाँ के सदन बेंच को लेकर एक डिस्कशन था कि यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट होना था एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर गिरिजा वैद्यनाथन का, पर उनके इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया मद्रास हाई कोर्ट ने। Even though the court initially granted an interim stay on her appointment, initially court ने interim stay लगाया था. It ruled that she was not ineligible. उन्होंने ही बोला कि वो ineligible नहीं है. It means NGT Act में जितने भी guidelines दिए हैं वो उसको fulfill कर रही है. She was found to have fulfilled the eligibility requirements by virtue of her administrative experience of nearly 5 years in dealing with environmental matters. So उनका एक eligibility वो administrative experience को fulfill करती हैं कि उन्होंने 5 साल environmental matters को handle किया है. अब ये act क्या बोलता है? The act spells out 2 kinds of criteria. 2 criteria पर एनजीटी बोलता है कि अगर ये 2 क्राइटेरिया में से कोई सा भी अगर एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं एनजीटी के. चलिए क्या 2 क्राइटेरिया है वो देखते हैं. First, based on the qualification and practical experience, and another on administrative experience in the field. And a candidate has to fulfill only one of them. तो पहला उनके qualification से related है, दूसरा administrative experience से related है. So qualification क्या बोलता है? For the first, एक master's degree होना चाहिए या फिर doctorate in the science, engineering or technology with 15 years of experience in the relevant field, including 5 in environment and forest in a national level institution is needed. So अगर क्वालिफिकेशन वाइज बात करते हैं तो एक मास्टर डिग्री होना चाहिए या पीएचडी का डिग्री या डॉक्टरेट का डिग्री होना चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, प्लस 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस उनका एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं, सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्राइटेरियन है, इट इज शॉर्न ऑफ डिटेल, मतलब इसमें ज्यादा डिटेल मेंशन नहीं करे गए हैं और सिर्फ ये बोला गया है दैट merely stipulates 15 years experience of which 5 should have been in dealing with the environmental matters in either the center or state or any reputed institution. So बस इतना बोला गया है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंटर या स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में जहां पर उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज मैटर्स को हैंडल किया हो. Even though Ms. Vaidyanathan's stint as Secretary, Environment and Forest, Tamil Nadu, and Chairperson of the State Pollution Control Board together amounted to only 28 months. The court accepted the contention that her tenure as health secretary should also be considered. वैसे देखा जाए तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 28 मंथ्स का है, बट कोर्ट ने ये बोला है कि जितने टाइम वो हेल्थ सेक्रेटरी रही थी वो ड्यूरेशन को भी इसमें काउंट किया जाना चाहिए. The court observed really that it is an entirely different matter whether administrative experience in the second criterion should be regarded as equivalent to the real expertise indicated in the clause on qualification. So court ने ये भी बोला है कि बहुत 2 अलग-अलग चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेकंड क्राइटेरिया है और उसको अगर रियल एक्सपर्टीज से अगर कंपेयर करते हैं जैसा कि क्वालिफिकेशन से बोला है, सो ये 2 बिल्कुल अलग-अलग चीजें, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता. The court rightly declined to interfere with the appointment. The court ने इसमें interfere करने से साफ मना कर दिया है, as the equivalence found in the rules falls under the domain of parliament. उनका कहना है कि इसके जैसे ही मैटर जो है वो पार्लियामेंट में हैंडल किए जाते हैं. At a time when need, relevance and composition of tribunals are under judicial scrutiny and the center itself has abolished some of them. जब जरूरत थी तब कई सारे ट्रिब्यूनल्स जो थे वो जुडिशियल के अंडर में आए जाते थे, बट सेंटर ने खुद ही इन सबको काफी कम कर दिया. एंड इट वुड बी सैल्यूटरी if the government spelled out with clarity, as the court has suggested, the extent to which bureaucrats' involvement in environmental matters could be regarded as equivalent to expertise. So अब जब गवर्नमेंट ने काफी चीजें अबॉलिश कर दी तो गवर्नमेंट ही क्लैरिटी दे, ऐसा कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट इस चीज पर क्लैरिटी दे कि कितना इन्वॉल्वमेंट जो है ये ब्यूरोक्रेट्स का
जो भी पोस्ट पर रहे हैं, इन्वायरमेंटल मैटर्स में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक्सपर्टीज की कैटेगरी के अंदर आएगा. It should also show greater urgency in implementing earlier Supreme Court directions to constitute a National Tribunals Commission to supervise the appointment and functioning of tribunals. और ये भी बोला है कि थोड़ा अर्जेंटली गवर्नमेंट को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होना चाहिए. और ये कमीशन का काम ही ये होगा कि जितने भी कमीशंस बन रहे हैं उसमें कितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो ट्रिब्यूनल्स कितने फंक्शन कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उन सबको देखने का ही काम होगा नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन पर. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये एनटीसी फॉर्म होना चाहिए ताकि सुपरवाइज प्रॉपर मैनर में हो पाए. सो गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए और इस चीज पे जल्द से जल्द वर्क करना चाहिए. चलिए, सो आफ्टर दिस आर्टिकल नाउ इट इज अप टू यू कि आज आप एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के बारे में पढ़ेंगे कि क्या बोलता है एनजीटी एक्ट. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज काफी सारे हैं, और ऐसा जैसा अभी आप रिसेंटली न्यूज में भी देख रहे हो दैट कार्बन न्यूट्रलिटी पर बात हो रही है, नेट जीरो एमिशंस पर बात हो रही है, तो ये सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं. तो इसमें एनजीटी का कितना रोल है, क्या पावर्स है एनजीटी के पास, किस तरीके के केसेस हैंडल करे एनजीटी ने, तो ये सब कुछ आज आपको इसके ऊपर स्टडी करना है. Right? Chali, that's all from my side for today's session. Thank you so much, everyone. Take care of yourself. Stay home and stay safe.